हेलो दोस्तों, इस टॉपिक की पिछली वीडियो यानी क्लास 1 में हमने संविधान के भाग 6 जो कि राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका से संबंधित है का विस्तार उसमें शामिल जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता आदि में से राज्यपाल के बारे में राज्यपाल और राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल की योग्यताएं, राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल के पद की शर्तें और वेतन भत्ते के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ा था ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट न जाए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। यहां से भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए टॉपिक को पूरा पढ़ लेते हो तो यकीन मानिए आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे और ना ही आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके किसी भी एक किताब में इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे और मैं हर टॉपिक को कई किताबों का संपूर्ण अध्ययन करके पढ़ाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है। दुर्गादास बसु के अनुसार थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं, बस कूटनीति, सैनिक तथा आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर। यह शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को नहीं। दोस्तों, कूटनीति, सैनिक तथा आपातकालीन शक्तियां ऐसी शक्तियां हैं जो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, यह राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्यपाल को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। तो राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है? कार्यकारी शक्तियां, जिसे कार्यपालिका शक्ति कहते हैं, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। पहले देखते हैं कार्यपालिका शक्ति के बारे में। तो अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां इस प्रकार है। पहला पॉइंट, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी अथवा प्रशासकीय कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो यहां से यह भी क्वेश्चन बनता है कि अन्य मंत्री तथा मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो यह दोस्तों राज्यपाल दिलाता है। राज्य का प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा ओडिशा में राज्यपाल द्वारा नियुक्त जनजाति कल्याण मंत्री होगा, यह भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषय कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है तथा किसी मंत्री द्वारा लिए गए किसी निर्णय को विचार के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है। यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। यह भी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों यथा राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, राज्य निर्वाचन आयोग तथा अन्य आयोगों के सदस्य व विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों एवं कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता का प्राथमिक तय करता है तथा महाधिवक्ता के पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और उसकी सेवा शर्तें और कार्यावधि तय करता है, यह आपको याद रखना है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है राज्यपाल के परामर्श से, और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को।
नेक्स्ट, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है, न कि राज्यपाल। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। यह भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यानी कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वह इस संबंध में नियम बना सकता है कि उसके नाम से बनाए गए कार्य निष्पादित आदेश और अन्य प्रपत्र कैसे प्रमाणित होंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने सभी हेडिंग इस वीडियो में रखी है, उसी प्रकार से आप अपनी नोटबुक में इन्हें नोट्स के रूप में लिख सकते हो। और आप याद कर लेना, आपको एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। राज्यपाल राज्य सरकार के कार्य के लेन देन को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्य के मंत्रियों में आवंटन हेतु नियम बना सकता है। नेक्स्ट, राज्य सूची के विषय पर राज्यपाल का संपूर्ण अधिकार है। समवर्ती सूची में भी उसका तब तक अधिकार है जब तक संसद द्वारा बनाए गए कानून से राज्य द्वारा बनाए गए कानून का विरोध नहीं होता है। दोस्तों, राज्यपाल का राज्य सूची पर तो संपूर्ण अधिकार है, और समवर्ती सूची वह सूची होती है जिस पर संघ और राज्य दोनों का अधिकार होता है। तो इस पर राज्यपाल का तब तक अधिकार रहता है जब तक संसद द्वारा बनाए गए कानून से राज्य द्वारा बनाए गए कानून का विरोध नहीं होता। अनुच्छेद 333 के तहत यदि राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाता है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है, तो वह इस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता था। लेकिन दोस्तों, 104वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 से आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की पद्धति को समाप्त कर दिया गया है। यह भी आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल जो 333 अनुच्छेद के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के एक प्रतिनिधि को मनोनीत करता था विधानसभा में, उसे कब समाप्त किया गया। तो यह समाप्त किया गया है 25 जनवरी 2020 से। और दोस्तों, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां उसकी कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा या सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव रखते हैं। यह अनुच्छेद 173(3) में वर्णित है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति भी 12 ऐसे व्यक्तियों को जो साहित्य, कला, विज्ञान या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं, उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करते हैं। ध्यातव्य है कि इसमें सहकारी आंदोलन क्षेत्र के व्यक्ति शामिल नहीं है, यह आपको याद रखना है। अब दोस्तों आती है राज्यपाल की विधायी शक्तियां। तो राज्यपाल को विधायी शक्तियां कौन कौन से प्राप्त है उसके बारे में जान लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, निम्नलिखित में से विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग राज्यपाल होता है। राज्यपाल को निम्नलिखित विधायी शक्तियां एवं कार्य प्राप्त होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं उन्हें जान लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट, अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों का समय समय पर अधिवेशन सत्र बुला सकता है तथा उसका सत्रावसान कर सकता है, किंतु किसी एक अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा आगामी अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राज्यपाल विधानसभा को विघटित भी कर सकता है, यह आपको याद रखना है। ध्यातव्य है कि किसी राज्य की विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद कभी भी किया जा सकता है, इसलिए यह भी आवश्यक नहीं है कि विधानसभा की कोई बैठक हुई हो या नहीं हुई हो। राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल के किसी सदन में या एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है। यह भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है।
और दोस्तों अनुच्छेद 175 के तहत विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में या किसी अन्य विषय पर शीघ्रता से विचार के लिए किसी सदन या सदनों को संदेश भेज सकता है। जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो वह विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राज्यपाल विधानसभा सदस्यों की निरर्ता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद इसका निर्णय करता है। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विधानसभा सदस्यों की निरर्ता के मुद्दे पर राज्यपाल किससे विचार विमर्श करता है, तो यह आंसर होगा निर्वाचन आयोग। राज्यपाल विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित कर सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 176 के तहत विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में तथा जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां एक साथ एकत्र हुए दोनों सदनों में विशेष अभिभाषण करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है अतः विधानमंडल द्वारा विधेयक को पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। दोस्तों यहां विधेयक कर लेना जिस पर वह अपनी स्वीकृति प्रदान करता है, किंतु धन विधेयक संबंधी विधेयक को छोड़कर शेष विधेयकों पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को जब राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो वह उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक संबंधी विधेयक को छोड़कर शेष विधेयकों पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। धन विधेयक को वह पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं सकता क्योंकि धन विधेयक को उसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है और वह विधायकों को अपनी सिफारिश के साथ विधानमंडल के पास पुनर्विचारार्थ वापस कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 200 के तहत यदि विधानमंडल विधेयक को उसी रूप में या कुछ संशोधित रूप में पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति देने हेतु बाध्य हो जाता है। यहाँ अनुच्छेद 200 के तहत यदि राज्यपाल ने किसी विधेयक को पुनः वापस कर विचारार्थ के लिए भेज दिया है और विधानमंडल उसे पुनः वापस कर देता है तो यहाँ राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। यह आपको याद रखना है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भी रख सकता है। और दोस्तों अनुच्छेद 201 के अनुसार इस पर राष्ट्रपति घोषित करेगा वह अनुमति देगा या नहीं। यदि कोई विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाला हो तो उसे राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए अवश्य आरक्षित करेगा। अन्य विधेयकों को वह स्वयं विवेकानुसार आरक्षित करेगा। दोस्तों यहाँ काफी महत्वपूर्ण है, यह एग्जाम में पूछा भी गया है कि उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाला अगर कोई विधेयक है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए अवश्य आरक्षित करेगा और बाकी विधेयक जो होते हैं वहां राज्यपाल की मर्जी है, यानी कि वह स्वयं विवेकानुसार आरक्षित करेगा कि वह राष्ट्रपति को भेजे या नहीं भेजे। उल्लेखनीय है कि संविधान में इस बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं है कि राज्यपाल कौन से विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करेगा। इसके अलावा यदि निम्नलिखित परिस्थितियां हो तो तब भी राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। तो वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? नंबर 1 अधिकारातीत अर्थात संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, राष्ट्रीय महत्व का हो। और दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, राज्यपाल राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। यह भी आपको याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर दोस्तों आप इसी तरह से अपनी नोटबुक्स में इन्हें नोट के रूप में लिख लेना जिस तरह से मैंने इस वीडियो में हेडिंग वाइज रखा है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 223। यह यूपीपीसीएस मेंस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कैसी शक्तियां हैं? तो आपका आंसर होगा विधायी शक्ति। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करता है यह जान लेते हैं। तो राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जबकि उस राज्य की विधानसभा तथा यदि उस राज्य में विधान परिषद भी हो और विधानमंडल के दोनों सदन यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में सत्र में नहीं होते हैं और राज्यपाल को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण शीघ्र कार्यवाही करना आवश्यक है, उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। और दोस्तों यहां कुछ समझ लेते हैं। यदि किसी राज्य में केवल विधानसभा है और वह सत्र में चल रही है, वहां राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं करता है। और यदि किसी राज्य में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं और दोनों सत्र में हैं, तो जब भी राज्यपाल उस राज्य में अध्यादेश जारी नहीं करता है। और दोस्तों यदि जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं और उनमें से एक सदन सत्र में हो, जैसे कि विधानसभा सत्र में चल रही है और दूसरा सत्र में नहीं है, विधान परिषद सत्र में नहीं है, वहां राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है क्योंकि विधि बनाने के लिए एक सदन सक्षम नहीं है, वहां दोनों सदन होने चाहिए सत्र में। और जहां केवल विधानसभा है और वहां सत्र में नहीं है, यानी कि जहां जिस राज्य में केवल विधानसभा है और विधानसभा सत्र में नहीं है, तो वहां राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। यह आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब दोस्तों राज्यपाल की वित्तीय शक्ति के बारे में जान लेते हैं। तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां निम्नलिखित है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय का अनुमानित विवरण अर्थात बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। यह काफी महत्वपूर्ण है कि राज्य का जो बजट रखवाता है वो विधानमंडल के समक्ष रखवाता है दोस्तों राज्यपाल, और राज्य वित्त मंत्री से रखवाता है। यह आपको याद रखना है। राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तथा उसकी सिफारिश पर ही विधानमंडल से पूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदानों की मांग की जा सकती है। राज्य सरकार की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। यह भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार की आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण रहता है, तो यह रहता है राज्यपाल का। किसी आकस्मिक खर्च के लिए राज्यपाल इस निधि से सरकार को धन दे सकता है। दोस्तों राज्यपाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ाने के बाद मैं राज्यपाल से संबंधित एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट की वीडियो लाऊंगा, जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सके तथा मेरे द्वारा पढ़ाए हुए टॉपिक पर भी यकीन कर सके, क्योंकि आपको एग्जाम में राज्यपाल से संबंधित सभी प्रश्न मेरी वीडियो से मिल जाएंगे। इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, बस आप अच्छे से पढ़ लेना। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। पंचायत एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य बजट वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्य विधानमंडल के सामने राज्यपाल रखवाता है। दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब दोस्तों राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां के बारे में जान लेते हैं। तो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां अधोलिखित है। राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत उन विषयों से संबंधित किसी विषय के विरुद्ध जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किए गए किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रलंबन करने, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन या लघुकरण की शक्ति है। दोस्तों अतः राज्यपाल को राज्य सूची तथा संवर्ती सूची के विषयों से संबंधित विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए क्षमादान आदि की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को संघ सूची के विषयों पर
क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। ज्ञातव्य है कि राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, और न ही संघ सूची के विषयों से संबंधित विधि के विरुद्ध किए गए अपराध को या सेना न्यायालय द्वारा किए गए किसी दंडादेश को क्षमा करने का अधिकार है। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को मृत्युदंड सहित संघ सूची के विषयों से संबंधित सभी अपराधों तथा सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश को क्षमा आदि करने का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत मृत्युदंड और सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश को क्षमा आदि का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरंतरता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्यपाल जिला जजों की नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण आदि उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। जिला न्यायाधीशों को छोड़कर राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और इन नियुक्तियों में वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। यह आपको याद रखना है। अब दोस्तों राज्यपाल की विवेकीय शक्तियां भी जान लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ विवेकीय शक्तियां भी प्राप्त है। विवेकीय शक्तियां होती क्या है उसे भी जानते हैं। तो विवेकीय शक्तियां वह शक्तियां होती है जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं बिना किसी सलाह के यानी अपनी मर्जी से करता है। विवेकीय शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श यानी सलाह के बिना करता है। दूसरे शब्दों में वह कुछ कार्य मुख्यमंत्री की सलाह के बिना भी कर सकता है जो उसकी विवेकीय शक्ति के अंतर्गत आते हैं। राज्यपाल की विवेकीय शक्ति को दो वर्गों यथा संविधान में स्पष्टतः उपबंधित विवेकीय शक्ति तथा अप्रत्यक्ष रूप में निहित विवेकीय शक्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित राज्यपाल की विवेकीय शक्ति इस प्रकार है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए स्वयं विवेक अपनी मर्जी से आरक्षित कर सकता है। और अनुच्छेद 200 के अनुसार स्वयं विवेक से राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यपाल जो विधानमंडल को विधेयक पारित करता है दोबारा पुनः विचार के लिए, वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो आंसर है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। यह भी राज्यपाल की विवेकीय शक्ति के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 213 के तहत किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख सकता है। संविधान द्वारा राज्यपाल को कुछ अप्रत्यक्ष विवेकीय शक्तियां भी प्राप्त है जिसका प्रयोग वह परिस्थितियों के अनुसार कर सकता है। तो वह जान लेते हैं कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय जब किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का कोई निश्चित नेता न हो तो राज्यपाल ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपनी विवेक से करता है। यदि राज्यपाल की राय में विधानसभा में सरकार का बहुमत समाप्त हो गया है और वह मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने या बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है, और यदि वह दोनों में से किसी एक बात के लिए तैयार ना हो तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है तथा मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। नेक्स्ट, जब विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया हो और मंत्रिपरिषद त्यागपत्र नहीं देती है तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। यहाँ भी यह अपनी विवेकीय शक्तियां का प्रयोग करके राज्यपाल कुछ विशेष परिस्थितियों यथा किसी महत्वपूर्ण मामले पर शीघ्र विचार के लिए या मुख्यमंत्री के बहुमत में संदेह होने पर भी स्वयं विवेक से विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में विधानसभा भंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार कर सकता है या उसके परामर्श के बिना ही स्वयं विवेक से विधानसभा को भंग कर सकता है।
राज्यपाल स्वयं विवेक से मुख्यमंत्री सहित किसी भी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि आरोपों के आधार पर मुकदमा दायर करने की अनुमति दे सकता है। दोस्तों, यहाँ उल्लेखनीय है कि राज्यपाल द्वारा अपने विवेकीय शक्ति के अधीन किया गया विनिश्चय अंतिम होता है, अतः उसके द्वारा किए गए कार्य की विधि मान्यता को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है कि उसे यह कार्य स्वयं विवेकानुसार करना चाहिए था या नहीं। यह अनुच्छेद 163(2) में वर्णित है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य के बारे में पढ़ा और आगे की इस वीडियो में हम राज्यपाल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।